सो गाइज वेलकम बैक एट दिस साइड और विजय यार, बहुत बहुत स्वागत है ये पाठशाला के चैनल पे। सोशियोलॉजी का चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट आज हम बताने जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल चेंज मतलब संरचनात्मक बदलाव। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज किस तरीके से परिवर्तित हो रहा था, और अर्थशास्त्रियों ने किस तरीके से हमें ये बताने की कोशिश करी कि पहले समाज किस तरीके से परिवर्तित हुआ था और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद समाज कैसे परिवर्तित हुआ। बहुत इन डेप्थ बताने वाला हूं मैं। बुक के अंदर बहुत सारी बातें नहीं लिखी हुई हैं, बहुत सारी बातें घुमा के बताई गई है, बट आप मेरे एग्जाम्पल से चलेंगे तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आएगा। तो अगर आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप इन सभी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे जुड़िएगा, फेसबुक पेज पे है तो फेसबुक पेज पे, और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ भी जरूर जुड़िएगा। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, वी नो दैट, बट हमें सभी स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब देखिए, जिस बच्चे ने पार्ट 1 पढ़ा है ना, वो पार्ट 2 को एनालाइज करके पढ़ पाएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है, सो आई रिकमेंड कि आप जाके सबसे पहले पार्ट 1 देखने की कोशिश करिएगा। ओके, सो यहां से स्टार्ट है अभी। हाँ, सो यहां से स्टार्ट है। देखिए, अर्बनाइजेशन और उसके बाद है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकृत हो जाना, शहरीकृत हो जाना, ठीक है। और आपको पता है कि शहरीकृत होने का मतलब होता है कोई इंसान जो रूरल में, गांव में रह रहा है और माइग्रेट करके वो अर्बन में आ जाए तो किसी एक प्लेस का अर्बनाइजेशन हो जाता है। अर्बनाइजेशन दैट मींस शहरीकृत होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट मींस औद्योगिकृत होना या औद्योगिकरण होना। तो यहाँ पे ये बताने की ये कोशिश करी गई कि किसी भी प्लेस का अर्बनाइजेशन होना, तो सबसे बड़ा फैक्टर है वहां पे स्टीम इंजन या इलेक्ट्रिसिटी का आ जाना। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, वो ऐसा क्या कहते हैं एग्रीमेंट है या ऐसा एक रिलेशन है जिसमें मशीन प्रोडक्शन के ऊपर काम होता है, और उसके साथ हम उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, जो छोटे मोटे रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लेते हैं। अब ऐसा है कि हमने ज्योग्राफी के अंदर भी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल में भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी थी, पास्ट में हमने ये भी समझने की कोशिश करी थी कि हिस्ट्री के अंदर किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी चीजें लेके आई थी। लेकिन समाज कैसे बदलेगा, अर्बनाइजेशन कैसे होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आएगा तो ऑफ कोर्स वो प्लेस अपने आप ही अर्बनाइज हो जाएगा। ये आपको छोटी सी आइडियोलॉजी समझनी है। वैसे तो किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक फैक्ट्री के रिक्वायरमेंट के लिए ऐसा बोला जाता है कि हमेशा जो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए वो सस्ती होनी चाहिए और फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। ये शुरुआती समय में बताया जाता था। तो ऑफ कोर्स हमें सस्ती लेबर मिल जाए, हमें एक प्लेस मिल जाए जहाँ पे हम सेटलमेंट कर सके, और इस हिसाब से वहाँ पे इंडस्ट्री खुलनी स्टार्ट होगी, और जहाँ पे इंडस्ट्री खुलनी स्टार्ट होगी तो उन प्लेसेस पे अपने आप ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ अर्बनाइजेशन भी होता चला जाएगा। तो यानी कि किसी एक प्लेस का अर्बनाइज होने का कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। उत्तर प्रदेश भारत का इतना बड़ा इलाका है, जब सबसे बड़े क्षेत्रफल में मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश आता है, लेकिन उस इलाके में अर्बनाइज इसलिए नहीं है ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। मतलब अगर आपको यूपी को ग्रोथ करना है तो वहाँ पे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आ जाइए, वो अपने आप ही अर्बनाइज हो जाएगा। अब क्योंकि समाज कैसे बदला उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। आपने इस चैप्टर में एक मैनचेस्टर का एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है। मैनचेस्टर इंग्लैंड की एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे पहले क्या होता था, इंडस्ट्री सिटी डेवलप हुई थी मैनचेस्टर में। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, रॉ कॉटन को इंडिया से सेंड करा करती थी मैनचेस्टर के अंदर, और क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री थी तो ऑफ कोर्स उसको अच्छी तरीके से कपड़े को बना के दूसरे और इलाकों में, ये इंडिया के हिस्सों में या दूसरे और इलाकों में बेच दिया करते थे। ऑफ कोर्स फिर वो गांधी जी की कहानी आप इतिहास में याद कर लीजिए कि इतिहास में जानबूझ के क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स का व्यापार खत्म करने के लिए, ईस्ट इंडिया के व्यापार को खत्म करने के लिए, ब्रिटिशर्स के व्यापार को खत्म करने के लिए गांधी जी ने, आपको पता है, स्वदेशी मूवमेंट चलाया था। कहा था चरखा चलाओ, खुद का कपड़ा बनाओ, इनका कपड़ा हम लोग नहीं पहनेंगे। और यहाँ पे क्योंकि इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, इसी वजह से मैनचेस्टर के अंदर भारत से रॉ कॉटन जाता था। एंड वी अंडरस्टैंड दैट रॉ कॉटन हमारे इंडिया में कितना अच्छा बनता था, मुस्लिम एक कपड़ा, अरबों ने हमारी कितना, मतलब क्या कहते हैं, इसमें हमारी बोला कि यार कितना अच्छा कपड़ा है अरब लोगों ने। फिर बाद में क्या कहते हैं कालीकट के अंदर मसाले ढूंढने आए जो पुर्तगाली, उन्होंने बताया कितना अच्छा कॉटन है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बाद में पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छा कॉटन मिलता है। देन फाइनली उन्होंने जब हमारे यहाँ पे कॉलोनी बना ली तो उसके बाद हमारे यहाँ से रॉ कॉटन उठा के लेके जाते थे और अपना वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और बाद में यूरोप के दूसरे हिस्सों में, एशिया के दूसरे हिस्सों में कपड़ों को बेच दिया करते थे। इससे उनका व्यापार होता था।
अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमने 11th क्लास में पहले ही पढ़ लिया था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1780 से लेकर 1850 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। ये जॉर्ज मार्सलेट और यहाँ पे फेडरिक एंजल, इन दोनों ने बहुत पहले ही बता दिया था कि हाँ यार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये चीजें थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारी मशीनें आई थी और उसके बाद आर्नोल्ड टैबनी ने उसके ऊपर बुक भी लिख दी थी। उन्होंने बताया था कि लगभग 26,000 आविष्कार उस टाइम पीरियड पे जॉर्ज किंग थर्ड जो इंग्लैंड के राजा थे वो बोले जाते हैं। अब लोगों का मानना है कि यार ब्रिटेन के अंदर ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले क्यों हुआ, वो लोगों का मानना है इसी वजह से क्योंकि भाई ब्रिटेन के अंदर एक ही राजा था पूरे ब्रिटेन में, इसलिए एक ही लॉ चलता था, उसके अंदर एक ही करेंसी थी, उसके बाद वहां पे एक ही मार्केटिंग सिस्टम था। तो दैट इज वाई ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इसीलिए सबसे पहले अर्बनाइजेशन, सबसे पहले मैं कह सकता हूं कि जहां पे क्या कहते हैं आबादियों का बढ़ना, लंदन पहला शहर बना जहां पे क्या कहते हैं एक ऐसा हब बना पूरी मार्केट का, पूरे वर्ल्ड का, कंट्री का, जहां पर बड़े बड़े बाजार जो थे वो स्टैब्लिश होने लगे। इवन लंदन ही पहला शहर बना जहां पे सबसे पहले मैं कह सकता हूं एक मिलियन सिटी जैसे आप बोलते हैं वो बनने की शुरुआत लंदन में ही हुई। तो इस तरीके से कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसका मतलब ये है कि वहां पे अर्बनाइजेशन अपने आप होगा, समाज अपने आप ही बदल जाएगा। आप रूरल से अर्बन इलाके में इसलिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि रूरल इलाकों के अंदर काम धंधा नहीं होता है, काम धंधा नहीं होता तो बच्चों कैसे पालोगे, फैमिली कैसे चलाओगे, इसलिए दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी क्या करता है, वो कहता है भैया शहरों की तरफ चलो, वहां पर क्या कहते हैं रोजगार मिल जाएगा। क्यों रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज है, वहां पे फैक्ट्रीज है, वहां पे लोगों को रोजगार धंधा मिलेगा, है ना, सिंपल सा फैक्ट है। तो इस हिसाब से जब लंदन के अंदर, जब मैनचेस्टर के अंदर औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो फिर बैंक वैंक खुलने लगे। 1694 में तो पहला बैंक खुला था, 1784 के अंदर 100 बैंक हो गए, उसके बाद 1820 तक 600 बैंक हो गए। उसके साथ साथ मैं कह सकता हूँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लोगों का एम्प्लॉयमेंट, बैंक और साथ में व्यापार, ट्रेडिंग, अंग्रेजों का इतना ज्यादा तेज हो चुका था ना कि ऑफ कोर्स वो दूसरे इलाकों को गुलाम बना सकते थे। अब बात करते हैं इंडिया की। अब ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर उस टाइम पीरियड में ट्रेडिंग नहीं होता था या उधर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, ऐसा नहीं था। इंडिया में हमें पता है कि ढाका, तंजवीर, मसूलीपट्टनम ऐसे बहुत सारे इलाके थे जहां पे व्यापार होते थे, पर ट्रेडिशनली होते थे। मैं ये भी कह सकता हूं कि जिस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं मुगल थे, उस टाइम पे व्यापार होता था, लेकिन हुआ क्या, प्रॉब्लम ये कि जैसे जैसे ये लोग अपनी पावर खोते गए तो वहां के आर्टिशंस, पेंटर, डांसर, सिंगर, वो सभी लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी और इसीलिए उनको अब दूसरा ऑल्टरनेट करने के लिए, दूसरा काम धंधा करने के लिए क्या करना पड़ा, दूसरी और प्लेसेस पे माइग्रेट होना पड़ा। इस हिसाब से मैं कह सकता हूं इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन था, लेकिन कहां था वो हम समझने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पीरियड पे हमारे पास लैंड बेसिस थे, जैसे कि लखनऊ, हैदराबाद, श्रीनगर, पट्टनम, पुणे, नागपुर, बड़ोदरा, तंजवीर, ऐसे प्लेसेस जो थे ना ये इतने डेवलप इसलिए हुआ करते थे क्योंकि या तो यहाँ पे कोई राजा रहता होगा या तो राजा के जो नोबल्स हुआ करते होंगे ना, वो ऐसे इलाकों को डेवलप करते थे। याद करिए मैंने हिस्ट्री में बताया था कि किस तरीके से जो शाहजहां थे वो रहते आगरा में थे, पर उनकी बेटी ने कहा कि पिताजी चलिए दिल्ली चलते हैं, तो दिल्ली फिर बाद में जाके बसाई गई। दिल्ली को शाहजहानाबाद का एक नया मैप बनाया गया, लाल किला, जामा मस्जिद, मीना बाजार ऐसी सारी चीजें उन्होंने डेवलप करी। इस हिसाब से जहां राजा रहा करता होगा वो इलाके डेवलप हो रखे थे, वहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था, बड़ी बड़ी हाई फाई सोसाइटी वहां पे रहा करती होंगी और दूसरे और इलाके इतना डेवलप नहीं होते होंगे। तो इस हिसाब से अगर हम एंशिएंट टाइम पीरियड की बात करें या मैं कहता हूँ थोड़े पास्ट में चले जाए, अंग्रेजों से 100 साल पीछे, 150 साल पीछे चले जाए, तो हमें समझ में आता है कि जहां पे रईस लोग रहते थे, अर्बन एलाइटिस ग्रुप होते थे, तो वहीं पे अर्बन सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलता था। रेस्ट ऑफ द पार्ट जितना भी होता था वो डेवलप नहीं होता था, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि इस टाइम पीरियड पे मुगलों की अच्छी चलती थी, इस वजह से ये इलाके ज्यादा डेवलप हुए। आगरा, दिल्ली, जो जमीनों से कनेक्ट होते थे वो इलाके ज्यादा डेवलप हो पाए। लेकिन जब अंग्रेजों का आना चालू हुआ तो हमें पता है कि बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पुर्तगाली आए पणजी के अंदर, डच आए मसूलीपट्टनम के अंदर, ब्रिटिशर्स आए मद्रास के अंदर, फ्रेंच आए पौंडीचेरी के अंदर। टाइम पीरियड आप देख सकते हो, ये सारे बंदे अलग अलग जगहों पे समय समय पे आके बसे और इसके बाद मुगलों का जो लैंड बेस था ना एशिया के अंदर, जो लैंड बेस्ड एम्पायर था, मतलब जो भूमि पे एम्पायर था, अब वो पावरफुल सी बेस्ड एम्पायर में कनेक्ट होने लग गया। मतलब पहले क्या होता था, सिंपल समझ लो आइडियोलॉजी, पहले इधर के इलाके ज्यादा डेवलप थे, इधर के इलाके, लेकिन धीरे धीरे इनका वो खत्म होता चला गया और जो बाहर से ब्रिटिशर्स आते थे वो कोस्टल लाइन के आसपास आके बसते थे। अब कोस्टल लाइन के आसपास आके बसते थे तो इन लोगों ने यहीं पे कॉलोनी बनानी स्टार्ट कर दी, यहाँ पे कॉलोनी बनानी स्टार्ट कर दी, इसलिए यहाँ का व्यापार खत्म होके
ये यहाँ के बिजनेस खत्म होकर लोगों ने यहाँ माइग्रेट करने लग गए, क्योंकि इधर के इलाके डेवलप होने लग गए थे। सिंपल सा फैक्ट आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर इतना बेसिक किताबों में नहीं दे रखा है। अब यहाँ पे इसीलिए ही हम कह सकते हैं कि जब अंग्रेज लोग आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसलिए मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, उस टाइम पे देखो मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, इन शब्दों का नाम, इनके व्यापारिक टाउन, इनकी चौकियां उस टाइम पीरियड बननी स्टार्ट हुई थी। और दैट इज वाई हमें पता है फिर अंग्रेजों ने इन्हीं इलाकों को ही अपने हिसाब से डेवलपमेंट करा, और यहाँ पे इन्होंने इनकी मैपिंग करी, क्योंकि हर रीजनल बेसिस को समझना चाहते थे। इन्होंने मैपिंग के हिसाब से हर एक चीज का इन्होंने हिस्सा रखना चालू कर दिया, और इस हिसाब से मद्रास फेमस हो गया कॉफी के लिए, इंडिको के लिए, स्पाइसेस के लिए। बॉम्बे फेमस हो गया आपके कॉटन के लिए, और ये बॉम्बे पहला ही था जो वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाया। क्यों? क्योंकि सी वाला इलाका था ना, सी वाला इलाका। दूसरा कलकत्ता जूट के लिए फेमस हो गया, तो इसीलिए क्योंकि बॉम्बे पहला कनेक्ट हुआ था, इसलिए बॉम्बे के अंदर ही पहले रेलवे 1853 के अंदर चलाई गई थी। ये हमने हिस्ट्री वाले पार्ट में पहले ही पढ़ लिया। तो इस हिसाब से देख रहे हो समाज कैसे परिवर्तित हो रहा है। समाज ऐसे परिवर्तित हो रहा है कि पहले कुछ और ट्रेडिंग टाउन्स थे, कहीं और पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा था, तो वहां पे अर्बनाइजेशन हुआ। बाद में क्या कहते हैं, समाज जब अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे आया तो कोस्टल लाइन वाले इलाके ज्यादा डेवलप होने लगे। इस हिसाब से सिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शहरों का, क्योंकि शहर ही एक ऐसी जगह होती है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम देख सकते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम वहां पे देख सकते हैं। इसीलिए जो मेन शहर होते हैं वो गांव और शहरों के बीच की एक मेन कड़ी होती है। यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा होगी, रॉ मटेरियल यहाँ पे होगा। रॉ मटेरियल को क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, यहीं पे बनाएंगे, कंपनी लेके जाएगी दूसरे और यूरोप के हिस्सों में बेच दिया करेगी। तो इस तरीके से डेवलपमेंट देखा गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल टाउन थे, जो पुराने समय में मुगलों के टाइम पीरियड पे ट्रेडिशनल टाउन थे, अब वो खत्म होने लग गए। लोगों ने अपने घरों से निकल के ऑफिस में जाके काम करना पसंद करने लग गए। मतलब लोगों ने कहा कि भैया वो पुराना जमाना चला गया कि नदियों के पास बसेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। अब लोगों ने रेलवे स्टेशन को इंपॉर्टेंट कलेक्शन बना लिया डिपो का, वहां पे मटेरियल आएगा, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस तरीके से शहर के शहर बदलने लग गए, नए नए शहर डेवलपमेंट होने लगे। इसलिए कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 शहर सबसे पहले डेवलप हुए थे। ये हमें जानना जरूरी है। इसलिए इन्हीं इलाकों के अंदर पोर्ट्स बने, यानी कि बंदरगाह, किले इन्हीं इलाकों में बने, और सेंटर्स, सेवा के सेंटर्स इन इलाकों में बने। इसलिए बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, अपने जितने भी फोर्ट्स जैसे बंगाल के अंदर, मद्रास के अंदर, बम्बई के अंदर, इधर के इलाकों में इनका फोर्टिफिकेशन करने लग गए, मतलब ताकि ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन अलग हो सके। तो इससे समाज जो है देख सकते हो रूरल और अर्बन में कितना बदलाव हुआ। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल कैप्चर करा, क्योंकि बंगाल ही एक ऐसी जगह थी जहां पे सबसे पहले इन लोगों ने 1690 में एक बंदा था जॉब जकमा करके, एक बंदा था। इसने क्या करा, कोलकाता के 3 गांवों को चुना, 3 गांवों को ऐसा किराए के पट्टे के रूप में लिया और कहा यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और फाइनली बिजनेस स्टार्ट करते करते तो इन्होंने यहीं की टाउन प्लानिंग स्टार्ट कर दी। क्यों टाउन प्लानिंग स्टार्ट कर दी? क्योंकि 1757 में बैटल हुआ था सिराजुद्दौला के पास, और पूरा कलकत्ता जो था उन्होंने कैप्चर कर लिया। कलकत्ता के इस फाइट के बारे में मैं कहानी नहीं बताऊं, बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि मैंने हिस्ट्री वाले पार्ट में पहले ही बताया हुआ है। इस तरीके से सबसे पहले अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कोलकाता के अंदर बनाया, और यहाँ पे फोर्ट विलियम कुछ इस तरीके का था, जहां पे बना रखा था। उसके आगे वाला हिस्सा पूरा मैदानी क्षेत्र खाली छोड़ा हुआ था। एक सिक्योरिटी पर्पज से भी हो सकता था, और थोड़ा साफ सफाई के पर्पज से भी इसे देखा जा सकता था। तो कुछ भी आप इसे लिख सकते हैं, इसे मैदान बोला जाता है। और इसीलिए यहाँ पे फोर्ट विलियम सबसे पहला एक ऐसा प्लेस बना जहाँ पे सबसे पहले डेवलप हुआ। इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले गवर्नर जनरल अपॉइंट करे गए, लॉर्ड वेजले। सबसे पहले इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ हाउस यहाँ पे बनाया। इसका मेन मकसद यही था कि अंग्रेज लोग इधर के इलाकों को डेवलप इसलिए करना चाहते थे क्योंकि कोलकाता सबसे पहले उनके अंडर में ही आया था। फिर बाद में 1803 के अंदर टाउन प्लानिंग स्टार्ट हुई, बहुत सारी कमेटियां बनाई गई, उनमें से एक लॉटरी कमेटी बहुत फेमस है। अब ये हिस्ट्री वाला पार्ट है, थोड़ा मैंने ऐड कर दिया। लेकिन फिर इधर इलाकों में, फिर कोलकाता में ब्लैक टाउन व्हाइट टाउन हो गया, और यहाँ पे मिडिल क्लास जो था वही बनना चालू हो गया। तो समाज कैसे परिवर्तित हुआ, आई होप इसकी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता चल रहा होगा कि क्या क्या चीजें हो रही है। कलकत्ता के बाद ऐसा इन्होंने मद्रास के साथ करा, और ऐसा ही इन लोगों ने बॉम्बे के साथ करा, ठीक है ना। और वहां पे डेवलपमेंट करने लगे। इसके बारे में आपने ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो मैंने हिस्ट्री के अंदर पढ़ाया था, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। इसके बारे में पूरा बताया था कि कैसे कैसे इन लोगों ने डेवलप किया होगा, ठीक है। सो इतना ही है इस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी वीडियो के अगले पार्ट में। दिस इज इट इन दिस वीडियो। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से सोसाइटी कैसे चेंज होती है, सोशियोलॉजी में बिल्कुल समझाने की कोशिश करी गई है। और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी। वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट देना जरूर भूलिएगा, ठीक है। दिस इज इट इन दिस वीडियो।